हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको दिया है स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द सेल साइकिल रेगुलेशन इन द यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में जो सेल साइकिल का रेगुलेशन होता है उसके रिगार्ड में आपको 5 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट लिखा है एक्टिविटी ऑफ मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर यानी MPF, अच्छा लिखा भी है, राइज एंड फॉल इन सिंक्रोनी विद द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन B। मतलब ये जो MPF है इसका अमाउंट सेल के अंदर ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करेगा जो साइक्लिन B है उसकी कंसंट्रेशन पर। सिंक्रोनी का मतलब है कि एक साथ में ऊपर नीचे होंगे, यानी साइक्लिन B अगर ज्यादा है तो MPF भी ज्यादा होगा, साइक्लिन B अगर कम है तो MPF भी कम होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात की गई है MPF फैक्टर की। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि सेल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी सेल साइकिल को ऑन होना है या फिर ऑन होना है, कब कौन से फेज में एंटर करना है, ये सब डिसाइड करता है MPF फैक्टर। और हर एक फेज के लिए S1, G1, G2, M के लिए ये अलग अलग होते हैं और ये MPF दो फर्दर डिफरेंट फैक्टर से मिलकर बने हैं। एक होता है CDK और एक होता है साइक्लिन। तो ये CDK 4, 6, 2, 1 नेमिंग दी गई है और साइक्लिन को A, B, D, E नेमिंग दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो CDK होते हैं इनका लेवल जो है सेल के अंदर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो साइक्लिन है उनका लेवल कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब CDK का लेवल तो कांस्टेंट रहेगा, उनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है लाइक दिस, बिल्कुल कांस्टेंट। बट ये जो साइक्लिन होते हैं A है, B है, D है, E है, उनका जो अमाउंट है वो सेल में बढ़ता और कम होता रहता है। मानो कि अगर हमें S से G2 फेज में जाना है तो S से G2 फेज के लिए जिस भी MPF फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर वो साइक्लिन बनेगा, बाकी सब डिग्रेड रहेंगे। ठीक है, तो देखो MPF का जो अमाउंट है अब वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा साइक्लिन पर, क्योंकि CDK तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ स्पेशली बात की गई है साइक्लिन B की। तो B अगर ज्यादा होगा तो MPF फैक्टर ज्यादा होगा, B अगर कम होगा तो MPF फैक्टर भी कम होगा। ऐसे आप A, D, E की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दिया है कि जो एक्टिविटी है MPF की वो राइज करेगी, फॉल करेगी इन द सिंक्रोनी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन B, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। बी में दिया है CDC25 फॉस्फेटेज मेडिएटेड रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट फ्रॉम द इनहिबिटरी टायरोसिन रेजिड्यू यानी जो Y15 है टू यील्ड हाईली एक्टिव MPF। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, इसने कहा है कि यहाँ पर देखो ये साइक्लिन है और ये CDK है, इन दोनों ने मिलकर बना दिया है MPF फैक्टर, लेकिन ये इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव जब रहता है तो एक एंजाइम होता है CAK और एक होता है V1। ये दोनों ही काइनेज हैं, दोनों का काम होता है फॉस्फेट को ऐड करना, लेकिन जो ये फॉस्फेट ऐड करेंगे उनका नेचर डिफरेंट होगा। यानी कैक जो फॉस्फेट ऐड करता है वो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट होता है, यानी ये जो फॉस्फेट ऐड करेगा उसकी वजह से ये जो MPF बना है ये एक्टिव हो जाता है। और V1 जो फॉस्फेट ऐड करता है वो इनहिबिटरी फॉस्फेट होता है, यानी कि जैसे फॉस्फेट ऐड कर देता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो दोनों ने अपना अपना फॉस्फेट ऐड कर दिया है, कैक ने भी कर दिया है और V1 ने भी कर दिया है। तो यहाँ पर जब दोनों फॉस्फेट एडिशन है तब भी ये इनएक्टिव रहेगा। अब इसको एक्टिव करने के लिए ये जो इनहिबिटरी फॉस्फेट है जो कि V1 ने ऐड किया था उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ उसको रिमूव करने के लिए आता है CDC25 फॉस्फेटेज, ये आएगा और इस फॉस्फेट को यहाँ से हटा देगा। तो ये जो हमारा MPF फैक्टर है ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो V1 है जहाँ पर फॉस्फेट ऐड करता है वो है Y15, यानी टायरोसिन जो 15 पोजीशन पर है उस पर फॉस्फेट ये ऐड करता है और ये फॉस्फेटेज उसको आकर वहां से हटा देता है अगर इसको एक्टिव करना है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें भी कुछ ऐसे दिया गया है कि जो CDC25 फॉस्फेटेज होता है वो इनहिबिटरी जो टायरोसिन पर लगा है फॉस्फेट उसको रिमूव कर देता है, जिससे कि MPF की जो एक्टिविटी है वो हाई हो जाती है, वो एक्टिव हो जाता है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, सी में लिखा है कि MPF स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेट एंड डीपोलिमराइज लेमिन A, लेमिन C बट नॉट द लेमिन B। जैसे ही ये MPF फैक्टर एक्टिव हो जाता है आगे जाकर ये जो लेमिन A, लेमिन B, लेमिन C होते हैं, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में ये लेमिन प्रेजेंट होते हैं, उनको आगे जाकर ये फॉस्फोराइलेट कर देता है और डीपोलिमराइज कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो क्रोमोसोम बाहर आ सके। तो उसके लिए जो लेमिन B, C, D होता है सभी को ही ये MPF जो मतलब फैक्टर है ये फॉस्फोराइलेट करता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि A को कर दिया है, C को कर दिया है, लेकिन B को नहीं किया है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि ये MPF
तीनों ही एलेमिन ए बी सी सबको करता है, तो इसमें दिया है बी को नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। डी में लिखा है कि जो MPF फैक्टर है ये H1 हिस्टोन को भी फोस्फोराइलेट करता है ताकि वहां पर जो क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा लूज हो जाए और चीजें वहां पर वर्क कर सकें, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ई में लिखा है कि इन सैक्रोमाइसिस प्रोम्बे ओवर प्रोडक्शन ऑफ V1 प्रोटीन डिक्रीज द लेंथ ऑफ G2 फेज एंड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ M फेज बाय फंक्शनिंग एज अ मेडिएटर ऑफ द MPF एक्टिविटी। इसमें लिखा है कि ये जो पोम्बे है उसके अंदर अगर हम V1 प्रोटीन का ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं, V1 कौन सा था अभी जो हमने देखा था यहाँ पर, जो कि इनहिबिटरी फॉस्फेट को ऐड करता है, अगर हम सेल के अंदर पोम्बे के अंदर उसका जो ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं तो वहां पर G2 फेज की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है और M फेज का जो पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देखो अगर V1 का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा तो ये MPF को एक्टिव ही नहीं होने देगा, और अगर MPF फैक्टर एक्टिव ही नहीं रहेगा तो वहां पर चीजें आगे मूव ही नहीं कर पाएंगी, ना G2 आ पाएगा ना M फेज आ पाएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूरा ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो A भी सही है और B भी सही है और D भी सही है, ठीक है ना, A सही है, B सही है और D सही है, तो यानी ABD यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक और डायग्राम यहाँ मैंने लगाया है समझाने के लिए कि देखो ये CDK1 है, साइक्लिन B है, CDK1 का जो 15 टायरोसिन होता है उस पर आकर ये V1 फोस्फेट को ऐड कर देता है जिससे कि ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। फिर फोस्फेटेज CDC25 आता है जो इसको हटाता है और फिर से ये एक्टिव होता है, ठीक है। ओके, तो वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।